Hello everyone, my name is Deepak Singh. I am from Mechanical Engineering Department of Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. I am here to present my topic on the subject theory of machines, and my today's topic is static force analysis. तो हम लोग जब स्टैटिक फोर्स एनालिसिस की बात करते हैं देन स्टैटिक फोर्स एनालिसिस होता क्या है, इस लेक्चर में मैं आपको डिलीवर करूंगा कि स्टैटिक फोर्स एनालिसिस होता क्या है, हम स्टैटिक फोर्स एनालिसिस का क्यों इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इस स्टैटिक फोर्स एनालिसिस से जुड़े हुए और जो रिलेटेड टर्म्स हैं उसके बारे में भी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ द स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। सो लुक, जहाँ पे भी इफ़ देयर इज़ ए एक्सेलरेशन इन एनी मशीन कंपोनेंट, वहाँ पे इनर्शिया फोर्स जनरेट होते हैं ड्यू टू द मासेस ऑफ द कंपोनेंट, और वो इनर्शिया फोर्स इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इनर्शिया फोर्स are small as compared to the externally applied load, then the inertia forces can be neglected during the analysis of the mechanism. So such type of analysis are known as static force analysis. जैसे कि मैं बात करूं कि अगर कोई भी मशीन कंपोनेंट में जब भी मोशन होता है तो वहाँ पे एक इनर्शिया फोर्स जनरेट होता है उस मशीन कंपोनेंट के मास की वजह से, और वो इनर्शिया फोर्स अगर बहुत कम है, जो कि बाहर से अप्लाइड लोडों से बहुत कम है, बाहर से जो अप्लाइड लोड हो रहे हैं, तो हम उस इनर्शिया फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उस तरीके के एनालिसिस को जिसमें कि हम इनर्शिया फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल के लिए हम बात कर लेंगे लिफ्टिंग क्रेन्स। जो लिफ्टिंग क्रेन्स आती हैं जिसमें हम लोग सामान को ढोते हैं, दैट उन लिफ्टिंग क्रेन्स में द वेट ऑफ द बकेट, जिसमें कि हम लोड को ढोते हैं, द वेट ऑफ द बकेट, द वेट ऑफ द हुक and other static weight loads are quite high as compared to the dynamic forces or dynamic loads due to the accelerating masses. तो lifting cranes के केसेस में हम कह सकते हैं कि हमारी static force analysis ही सही है, क्योंकि उसी के थ्रू हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर हम बात करें अगर कि हम static force analysis का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। Look, in the designing of machine component ये बहुत ज़रूरी है कि हम फोर्सेस के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में जानें जो फोर्स उसमें ट्रांसमिट होता है मशीन्स में फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। तो दिस एनालिसिस, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस, हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द प्रॉपर साइजेस ऑफ द कंपोनेंट in order to withstand the stresses produced in them। यानी जो उसके अंदर इन फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उस स्ट्रेस को बियर करने की जो क्षमता होती है उसको हम स्टैटिक फोर्स एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, अगर हमने कोई मशीन कंपोनेंट चूज़ किया या उसको सेलेक्ट किया तो उसका साइज़ जो है वो प्रॉपर नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट इन द प्रॉपर साइज़, तो क्या होगा, हमारा मशीन कंपोनेंट फेल हो जाएगा ड्यूरिंग द ऑपरेशन। या फिर अगर हमने ऐसा कंपोनेंट लिया जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो हमारा कंपोनेंट जो मार्केट में जो अदर कंपोनेंट्स हैं उसके कंपैरिजन में ड्यू टू द कॉस्ट और ड्यू टू द वेट वो उसकी कंपैरिजन में compete नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई हमको प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ द मशीन कंपोनेंट पता चलता है ड्यू टू द स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। ओके, सो दिस इज द स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। नाउ इन द सेकेंड स्लाइड, द सेकेंड स्लाइड इज सेज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। What is the static equilibrium? Static equilibrium, a body is in static equilibrium if it remains in its state of rest or uniform motion. This is also Newton's second law, Newton's first law. Newton's first law क्या कहता है? Newton's first law कहता है if a body is in a state of rest then it will tend in its state of rest, or if it is in a state of motion then it tends to keep in motion until and unless एक्सटर्नल फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन इट। तो जैसे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की अगर हम लोग बात करें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई बॉडी या कोई भी बॉडी अपनी विराम अवस्था या फिर अपनी गति की अवस्था को जब तक कायम रखती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तो ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल हम बात करते हैं, द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। इफ द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन
इट मीन्स दैट देयर विल बी एनी पुलिंग फोर्स जो कि अर्थ को सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो वो पुलिंग फोर्स क्या होगा, आइदर इट विल बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और समथिंग एल्स। वो हम लोग देखें तो वो हम लोग देखते हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma, ओके, एंड व्हेन देयर इज a यूनिफॉर्म मोशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। द यूनिफॉर्म मोशन A is what, A is dv upon dt, and for uniform motion the change in velocity is 0. It means that A is equal to 0. It means that F is equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन लेते हैं उस समय हमको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब यह है व्हेन द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन with uniform motion, so there is a no need of any pulling force or any external force. This is the best example for Newton's first law of motion, or we can say static equilibrium. Okay. Now there is a few condition for static equilibrium. Static equilibrium के लिए कुछ conditions होती हैं। पहली condition जैसे है vector sum of all the forces acting on the body is 0. मान लो एक body है, उस बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज देयर इज अ बॉडी, उसके ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, देन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये जितने भी फोर्सेस हैं इनको हम लोग जोड़ देते हैं, सपोज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू एंड इज इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट summation of forces is equal to 0. It is the first condition. Second condition says that vector sum of all the torque, vector sum of all the torque or movement acting on the body is 0. It means that अगर उस बॉडी के ऊपर जो भी मूवमेंट लग रहा है, मूवमेंट इज व्हाट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस बॉडी के ऊपर जितना भी मूवमेंट लग रहा है इज इक्वल टू 0 होगा. दैट मीन्स समेशन ऑफ टी इज इक्वल टू 0. इट इज रिटन समेशन ऑफ टी इज इक्वल टू 0. अगर हम बात करते हैं कि मान लो 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, देन for force it is a summation of forces in x direction is equal to 0 against summation of forces in y direction is equal to 0, and this movement is there. So that for static equilibrium there are two conditions. दो conditions ये हैं कि the vector sum of all the forces acting on the body is 0 and the vector sum of the movement acting on the body is 0. Okay, this is a static equilibrium. Now next slide. इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्स मेंबर. सपोज किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, तो वो बॉडी कब इक्विलिब्रियम में हो सकती है? अ मेंबर अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ, इसकी दो कंडीशन है, इसकी तीन कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन कहती है कि द फोर्सेस आर द सेम, फोर्स इक्वल होना चाहिए उसके ऊपर, फोर्स एक लाइन में होने चाहिए, फोर्सेस अलोंग द सेम लाइन, और थर्ड कंडीशन इज फोर्सेस आर अपोजिट इन नेचर. एज शोन इन दिस फिगर, देयर इज अ बॉडी, इन बॉडी एट पॉइंट ए, इस बॉडी पे ए पॉइंट पे एक फोर्स F1 लग रहा है और B पॉइंट पे एक फोर्स F2 लग रहा है. देन दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड दे आर इन अपोजिट सेंस एंड दे आर एक्ट अलोंग द सेम लाइन. ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रही हैं. इट मीन्स दैट दिस बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ two forces. Okay, suppose any body is like this, one force is acting at like this and another force is like this. तो ये बॉडी क्या है, इस बॉडी में दो फोर्स लग रहे हैं बट वो एक along the same line नहीं है, इसकी लाइन ये है और इसकी लाइन ये है. So this body will not be in equilibrium. Okay, this is the equilibrium of two forces. Now इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्स मेंबर. अब हमारी बॉडी पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, कोई बॉडी है और हमारी बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो कब इक्विलिब्रियम में होंगी? ए मेंबर अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम. इसकी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन कहती है द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज 0. उस बॉडी के ऊपर तीन फोर्स लग रहे हैं, उन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जो है वो 0 होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड कंडीशन कहती है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस
intersecting at a single point and that point is called point of concurrency. ठीक है, वो तीनों फोर्स एक लाइन, एक पॉइंट से पास होने चाहिए, उनका लाइन ऑफ एक्शन, और वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी में ए पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है F1, बी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है F2 एंड सी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है F3. ठीक है, अगर हम इन फोर्सेस को आगे बढ़ाते हैं तो ये देखो, ये आके O पॉइंट पे मीट करते हैं एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. क्लियर? अब दिस इज, ये हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. फर्स्ट कंडीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज जीरो. इस फर्स्ट कंडीशन के लिए हमको एक फोर्स पॉलीगन बनाना है. फोर्स पॉलीगन हम कैसे बनाएंगे? दिस इज F1, इस F1 के पैरेलल में ही हमको एक F1, इस तरीके से हमने F1, इस ये जो F1 है, इस F1 के पैरेलल में हमने ये एक F1 ड्रॉ किया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज F1 हमने ड्रॉ किया. अगेन F2, F1 के हेड से F2 के टेल को जोड़ना है एंड अगेन पैरेलल टू F2 हमने ये इसको इस तरीके से जोड़ा. दिस इज F1 एंड दिस इज F2. ठीक है, ये F1 और ये F2. उसके बाद दिस फोर्स इज F3. अब यहां से F2 के हेड से F3 की टेल जोड़ते हुए हमने ये जोड़ दिया और ये हमको मिला क्या? F3. सो दिस इज ए क्लोज्ड फोर्स पॉलीगन. क्लोज्ड फोर्स पॉलीगन में हम देख रहे हैं कि F3 की हेड F1 के टेल से मिल रहा है. इट मीन्स दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, इसका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, यानी इसका रिजल्टेंट जो है वो 0, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज 0 एंड सेकेंड कंडीशन, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. यानी कि वो सारे फोर्स एक पॉइंट से पास हो रहे हैं. ठीक है, अगर हम एक दूसरा फिगर देख लेते हैं, जैसे कि ये एक फिगर है, इस फिगर में ये एक पॉइंट, सपोज ये पॉइंट A है, इस पॉइंट पे फोर्स F1 लग रहा है, ये पॉइंट B है, इस पॉइंट पे फोर्स F2 लग रहा है, और ये पॉइंट C है, इस पॉइंट पे ये फोर्स F3 लग रहा है. और अगर हम इनके लाइन ऑफ एक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि F1 एंड F2 आर मीटिंग एट पॉइंट O बट F3 इज नॉट मीटिंग एट पॉइंट O. इट मीन्स दैट कि दो फोर्स तो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं लेकिन तीसरा फोर्स पॉइंट पे नहीं मिल रहा है. इट मीन्स दैट हमारी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है. तो ये बॉडी जो है हमारी वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी. ठीक है, अगेन किसी भी बॉडी के ऊपर अगर तीन फोर्स लगते हैं तो वो कब इक्विलिब्रियम में होगी? उसके लिए दो कंडीशंस मैंने बताई. पहली कंडीशन, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज 0, फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए. दूसरी कंडीशन कहती है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, जो तीनों फोर्स जो हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मीट करना चाहिए एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस एंड ए टॉर्क. अब अगर किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ एक टॉर्क भी एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए इक्विलिब्रियम की? इसको हम देखते हैं इस तरीके से कि मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है, एक लिंक है, इस लिंक पे हम ये एक फोर्स लग रहा है F1 और एक ये फोर्स लग रहा है F2. ठीक है, तो पहली कंडीशन ये कहती है, साथ ही साथ इसमें एक टॉर्क भी लग रहा है T. ये देखिए एक टॉर्क ये इस तरीके से लग रहा है T इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और F1 F2 की डायरेक्शन ये है, F1 की डायरेक्शन ये है. तो वो बॉडी जिसके ऊपर दो फोर्स और एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है, उसके लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहती है द फोर्सेज आर इक्वल, फोर्सेज इक्वल होने चाहिए, अपोजिट इन नेचर एंड पैरेलल टू ईच अदर. फोर्सेज आर इक्वल, इट मीन्स F1 और F2 इक्वल होने चाहिए. अपोजिट इन नेचर, देखो ये इस तरफ मूव कर रहा है और F2 इस तरफ मूव कर रहा है, देन अपोजिट इन नेचर एंड दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल. पहली कंडीशन ये फुलफिल होती है हमारी. सेकेंड कंडीशन कहती है द फोर्सेस फॉर्म्स ए कपल, फोर्स जो है एक कपल फॉर्म करते हैं विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड टॉर्क, जो कि दो फोर्स जो एक कपल फॉर्म करते हैं उन कपल के अपोजिट होता है. जैसे हम यहाँ से देखें, यहाँ से हमको एक टॉर्क मिलता है T इज इक्वल टू F1 इंटू H and that must be also equal to F2 into H. This H is the distance between what? F1 and F2. ठीक है, then T is equal to F1 into H
and is equal to F2 into H. दिस F1 एंड F2 फॉर्म से कपल, ये F1 और F2 एक कपल फॉर्म करते हैं. वो कपल क्या करता है, इस रिंग को इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, एंड दैट डायरेक्शन इज व्हाट, क्लॉकवाइज. देन T इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी T is in clockwise direction and the couple formed by F1 and F2 is in anti-clockwise direction. तो हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करती है. The force F1 and F2 they forms a couple and that couple is in a anti-clockwise direction as the torque is in clockwise direction. ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस एंड ए टॉर्क. यानी किसी बॉडी पे अगर दो फोर्स और एक टॉर्क लग रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब पहली कंडीशन फुलफिल करती है कि फोर्सेस आर इक्वल, पैरेलल इन डायरेक्शन एंड अपोजिट इन नेचर. और सेकंड पॉइंट कहता है हमारा द फोर्सेस फॉर्म्स ए कपल. वो फोर्स जो कपल फॉर्म करते हैं वो कपल की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन के अपोजिट होती है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम इज़ ए स्केच और डायग्राम. ये किसी भी मशीन कंपोनेंट या किसी भी हम बात कह रहे हैं मैकेनिज़्म के लिए, किसी भी मैकेनिज़्म के लिए फ्री बॉडी डायग्राम एक डायग्राम है जो उसके कंपोनेंट पे अलग अलग कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये चीज़ बताता है. जैसे कि कोई भी मशीन कंपोनेंट है उस पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उनके अलग अलग मेंबर्स पे जब हम देखेंगे कि कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है और उनको जब हम अलग अलग इंडिविजुअली ड्रॉ करते हैं तो वो होता है फ्री बॉडी डायग्राम. इन द फ्री बॉडी डायग्राम it is a sketch or diagram of a part isolated from the mechanism in order to determine the nature of the forces acting on it. मतलब अलग अलग मेंबर पे क्या फोर्स लग रहा है, जब इसको हम देखते हैं तो वो फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू देखते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए 4 बार मैकेनिज्म शोन इन द फिगर 4. उस पर हमको क्या करना है, एक 4 बार मैकेनिज्म है, उसमें हमको फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग मेंबर्स पे उसके कैलकुलेट करना है, मेंबर 2, 3 और 4 पे, और हर मेंबर जो है वो इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें कि हमको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताना है, फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेट करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाते हैं किसी भी मेंबर के लिए. जब हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो वो हम कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जाम्पल के साथ. वो ये है एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास एक ये 4 बार मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पास मेंबर, दिस इज मेंबर फर्स्ट, ये फिक्स मेंबर्स हैं, देन मेंबर 2, मेंबर 3 एंड मेंबर 4. ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 4 अलग लिंक हैं. हमको 2, 3 और 4 पे 2, 3 और 4 पे कितने फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं ये हमको जानना है. इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और हमारे ये मेंबर अलग अलग इक्विलिब्रियम में हैं. ये सारे मेंबर 2, 3, 4 इंडिविजुअली दे आर इन इक्विलिब्रियम. तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो पहले हम लोग देखते हैं कि इन मेंबर्स पे अलग अलग क्या फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे मेंबर 4 है, तो मेंबर 4 के ऊपर एक ये फोर्स लग रहा है F, जो कि हमको गिवन है. दूसरा फोर्स देखिए जो 4 के ऊपर लगे, क्योंकि 4 3 से कनेक्टेड है तो 4 के ऊपर C पॉइंट के पास एक फोर्स लग रहा होगा एंड दैट इज F34. दैट इज व्हाट, F34. उसके बाद D पॉइंट के पास F पे एक फोर्स लग रहा होगा एंड दैट विल बी F14. इट मीन्स दैट कि F पे 3 फोर्सेस लगते हैं, मेंबर 4 पे 3 फोर्सेस लगते हैं. एक है F, दूसरा F34 और तीसरा है F14. ठीक है, ये फोर्स लग रहा है मेंबर 4 के ऊपर. ओके, नाउ हम बात करते हैं मेंबर 3 की. मेंबर 3 जो है उसमें 2 फोर्स मेंबर है, वो 2 फोर्स मेंबर है. मेंबर 3 पे हम देखेंगे देयर आर 2 फोर्सेस, 1 एट B एंड 1 एट C. तो जो B पे फोर्स लग रहे हैं, हम B पे देखें तो जो मेंबर 3 के ऊपर फोर्स लगते हैं, B पे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा F23, और जो C पे लग रहा होगा वो होगा F43. ठीक है, इस तरीके से थर्ड मेंबर पे भी 2 फोर्सेस आ गए हैं हमारे. उसके बाद हम सेकेंड मेंबर की बात करते हैं. तो सेकेंड मेंबर पे हम देखें तो सेकेंड मेंबर पे एक तो ये टॉर्क लग रहा है. ठीक है, फिर सेकेंड मेंबर के B पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा होगा एंड दैट विल बी F32.
फर्स्ट पे यहाँ पे ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी F12, और एक टॉर्क तो इसके ऊपर लग ही रहा है, यानी इसके ऊपर सेकंड वाले लिंक के ऊपर हमारे पास एक टॉर्क और दो फोर्स हैं। तो अभी जो हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ी हैं, फॉर 2 फोर्स मेंबर, फॉर 3 फोर्स मेंबर, फॉर 2 फोर्स मेंबर एंड ए टॉर्क, वो कंडीशंस हम यहाँ पे लगाएंगे और हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमने पहले लिंक 4 लिया, ये लिंक हमने 4 लिया, देखिए ये लिंक हमने 4 लिया, लिंक 4, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, जब हमने लिंक 4 लिया, पॉइंट डी और पॉइंट सी, इस फोर्थ मेंबर पे हमको केवल एक फोर्स पता है, विच इज एफ, विच इज व्हाट, दिस इज एफ, ये हमको एफ पता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सी पे कितना लग रहा है और डी पे कितना लग रहा है, या कहाँ से लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमको कैलकुलेट करना है, हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अभी तो हमको इस पे एक ही फोर्स पता है, इसलिए अभी हम सी और डी के बारे में नहीं बता सकते। उसके पहले हमको देखना पड़ेगा मेंबर 3, द थर्ड मेंबर, दिस इज आवर थर्ड मेंबर, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, तो देखिए बी सी लिंक जो है, या जो थर्ड मेंबर है, द थर्ड मेंबर इज ए 2 फोर्स मेंबर, इस पे 2 फोर्स मेंबर हैं। तो जो 2 फोर्स मेंबर के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहती है कि उस पे लगने वाले फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए और एक ही लाइन के अलोंग लगने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस पे एक फोर्स ये लगा, दिस इज F23, और इधर से लग जाएगा F43। ठीक है, तो दीज फोर्सेज आर, जैसे कि यहां भी दिख रहा है, दीज फोर्सेज आर F23 अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड आर इक्वल, सो दैट दिस लिंक और दिस मेंबर विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया हमारा BC के लिए। अब देखिए जैसे कि हमको C की डायरेक्शन मिल गई, C पे, C इस पॉइंट इज कॉमन इन 3 एंड 4, तो जैसे C पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैसे ही C पे यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में आएगा, एंड दैट फोर्स विल बी F34 एंड इट विल मीट एट F हियर। ठीक है, ये F को यहाँ पे मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि फोर्स पॉलीगन कंप्लीट करते हैं, और D से जो फोर्स पास करेंगे वो आके हमको यहाँ पे मिल जाएगा इससे, एंड दैट विल बी F14। ओके, सो अगर हम इसका फोर्स पॉलीगन बनाते हैं तो ये देखिए फोर्स पॉलीगन इस तरह से बन जाता है। इस F को हम ऐसे ही पैरेलल यहाँ ड्रॉ करते हैं F को। ठीक, देन F34, ये हमने ड्रॉ किया F34, उससे हमने मिला दिया F14 या F14 मिला दिया। इट इज़ ए क्लोज्ड पॉलीगन, इट मीन्स दैट द लिंक 4 विल ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम। हमको मिल गया इस पे सारे मेंबर्स, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो हमको 3 पे मिल गया और 4 पे मिल गया। सेकंड वाला देखते हैं हम लोग, ये सेकंड मेंबर है हमारे पास। सेकंड मेंबर में देखिए जैसे B पॉइंट इज कॉमन इन 3 एंड 4, तो जैसे B पे यहाँ F23 लग रहा था, F32 ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर जाएगा, दिस इज F32। ठीक, उसी तरीके से A पॉइंट पे इसके अपोजिट लगना है, तो F12, बिकॉज इट इज ए 2 फोर्स मेंबर विद ए टॉर्क, एक टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है, सो दैट हमको यहाँ से दिखता है कि यहाँ से F32 इस डायरेक्शन में जा रहा है, F12 इधर आ रहा है। दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, एंड व्हाट, with a torque, so that we can get T is equal to F12 into H is equal to F32 into H, and from here we can get F23 is equal to F43 is equal to F34 is equal to F32. So this is the free body diagram for this 4 bar mechanism. Okay, now next is principle of superposition. Principle of superposition क्या कहता है कि अगर कुछ फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट को किसी एक फोर्स के इफेक्ट के थ्रू हम रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फॉर एग्जांपल, सपोज कोई बोट है और वो ओशन के में ट्रेवल कर रही है, अचानक से वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और हम क्या करते हैं, उसके 2 एंड पे रोप लगा के उसको इस तरीके से पुल करते हैं, तो हम देखेंगे
कि ये बोट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, इट मीन्स दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल टू होगा इस सिंगल फोर्स के इफेक्ट के। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसको हम लोग इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए। तो जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, एक क्वाटरनरी लिंक है ABCD अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 एंड F4 एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स A, B, C, D रिस्पेक्टिवली। द लिंक इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो हमको कैलकुलेट करना है ये हमारे पास फिगर है, इस फिगर में हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये लिंक है ABCD, क्वाटरनरी लिंक है। A पे फोर्स F1 एक्ट कर रहा है एंगल 30 पे, D पे फोर्स F4 एक्ट कर रहा है एंगल 30 पे, B पे फोर्स F2 एक्ट कर रहा है एंगल 30 पे। देन F3 हमको कैलकुलेट करना है और हमको F2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो एक कन्फिग्रेशन डायग्राम बनाते हैं, लिंक के साइजेस दिए हुए हैं, उस कन्फिग्रेशन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, इनको आगे इसके एक्सटेंड करते हैं, आगे इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, एक पॉइंट O पे आके मीट करता है, ठीक है। तो F1 और F2 को हम रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम इसका पॉलीगन बनाते हैं तो इस तरीके से पॉलीगन बनेगा, दिस इज F1। वो पॉलीगन हम इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट फिगर में। ये देखिए, अगर हम लोग A और D को एक्सटेंड किया, वो आके यहाँ पे मिला, तो ये एक पॉलीगन बनाया, दिस इज F1। F1 हमने F1 इज 200 न्यूटन, तो हम मान लेते हैं अगर 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का। हमने वहाँ से पेस्ट किया F1, F4 हमने पेस्ट किया, F4 इज 300 न्यूटन, तो ये 3 सेंटीमीटर हमने ये बनाया और इसको इससे मिला दिया, ये हमको मिला F को हमने सीधे लाके यहाँ पे पोस्ट किया F, इसको हम आगे हमने एक्सटेंड किया, वी विल गेट O डैश, फिर हमने इसको मिला दिया, हमको मिला F2, ये हमने F3 यूँ मिलाया, F2 को यूँ मिलाया, इसको हमने कैलकुलेट किया, वी विल गेट F2 इज इक्वल टू 3.84 एंड 3.80 एंड F3 इज इक्वल टू 2.84। और इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे यूनिट से, वी विल गेट F2 380, F3 284। ओके, थैंक यू।